So what are the main points in the chapter life processes? समझाने नहीं जा रही हूँ, सिर्फ हमने लास्ट मिनट क्या रिवीजन करनी है बस वो हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ द डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एवरीबडी नोज दिस थिंग, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो हमारे ऑर्गन्स हैं दे आर नॉट विद इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसलिए हमारे को जो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है वो मल्टी सेलुलर में हो नहीं पाता है। बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स their surface, the body surface is in direct contact with the physical environment. Yes. उसके बाद हमने प्लांट्स में देखना है, न्यूट्रिशन पे जा रही हूँ, वो सबको मालूम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, हिटोट्रॉफिक, ये सब मैं आप डिस्क्राइब नहीं कर रही, मैं सिर्फ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ आपने क्या याद रखना है। न्यूट्रिशन में पहली चीज़ प्लांट्स में आपने याद रखनी है, जो खाना वो बनाते हैं एज इन फूड और कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। The food that is formed during photosynthesis is stored in the form of starch in plants and in animals. हम जो भी खाना गैदर करते हैं या लेते हैं अपनी बॉडी में that is stored in the form of glycogen. तो प्लांट्स में स्टार्च है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन है, ठीक है। देन देर इज स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो हमको याद रखनी है क्योंकि वो स्टेप्स देंगे और करेक्ट स्टेप्स हमारे को उसमें से चूज करना होगा, जिसमें से पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, राइट, कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। यस, ये तीनों स्टेप्स सबको याद हैं। उसके बाद उसके नीचे ही एनसीईआरटी में नीचे ही एक चीज़ बताई हुई है कि ये जो स्टेप्स हैं हम स्टेप वाइज जो करते हैं ज़रूरी नहीं है सबके अंदर यही स्टेप्स फॉलो हों। जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स का एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो रात को लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम देखते नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डेजर्ट प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एट नाइट एंड रात को ही उसका एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है। दैट कॉम्प्लेक्स इन द मॉर्निंग इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, समझ आई। देन उसके साथ में ही एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है 6.1 क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, वो आपने देख के जाना है कहाँ पर एपिडर्मिस है, कहाँ पर कौन सा सेल है, वो आपने देख के जाना है, ठीक है। देन इसमें एक सेल ऑर्गेनेली की बात करी है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है which is used in the process of photosynthesis, ठीक है। देन उसके बाद हमारी एक एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर जिसको हमने याद रखना है। पहली एक्टिविटी है दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब उसमें हमने क्या, पूरी एक्टिविटी तो आएगी नहीं, हमने क्या याद रखना है कि पहले प्लांट को डार्क रूम में रखा जाता है। वाई इट इज केप्ट इन डार्क रूम, दिस इज वाई बिकॉज द स्टार्च जो भी उसमें बना वो यूज्ड अप हो जाए, पूरा स्टार्च उसमें से ख़त्म हो जाए ताकि दोबारा से वो स्टार्च की वो कर सकें, टेस्ट कर सकें, ठीक है। देन फिर उसको लीफ को बॉईल कर दिया जाता है। क्यों लीफ को बॉईल किया जाता है? सो दैट ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज लॉस्ट, सो दैट जो भी आयोडीन का टेस्ट वो करेंगे आयोडीन का कलर उसमें नजर आए। यस, रीजन समझ में आ गया कि उसको बॉईल क्यों किया जाता है या उसको हम डार्क रूम में क्यों रखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्टोमेटा के बारे में बताया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ दिस स्टोमेटा। वो उसका डायग्राम आपने बुक में से देखना है कि उसमें स्टोमेटल पोर होता है, उसमें गार्ड सेल्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। ओपन और क्लोजिंग में क्या होता है कि जब उसमें पानी घुस जाता है स्टोमेटाज में तो वो स्वेल होते हैं, दैट मीन्स द स्टोमेटाज आर ओपन। तो स्टेटमेंट पूछी जाएगी आपसे ये वाली कि ओपन का मतलब क्या है। व्हेन द वाटर गोज इनसाइड द स्टोमेटा, एंड श्रिंक कब होते हैं? जब वाटर लूज करते हैं, एंड देन इन दैट केस स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे ही एक और एक्टिविटी है जिसमें बोला सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब उसमें हमने क्या चीज़ याद रखनी है, उसमें वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख रहा है प्लांट के साथ। वाई दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज केप्ट? सो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड। यस, ये भी याद रखना है। देन फिर
इस दौरान जब फोटोसिंथेसिस होता है, हमारा रॉ मटेरियल क्या है वो हमको मालूम है। उसके अलावा जो हम रिएक्शन में करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसके अलावा उसको क्या क्या चाहिए होता है। वाटर उसको सॉइल से मिलता है, ठीक है। देन उसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम चाहिए होता है प्लांट को, विच इज टेकन बाय द सॉइल। पहले तो ये पूछेंगे कि और अदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। नाइट्रोजन किस में यूज होता है? यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, sorry element nitrogen is used for not for photosynthesis, it is for it should be for protein requirement. नाइट्रोजन इज यूज फॉर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, है ना, नॉट फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना, रिकॉर्डिंग में ये चीज़ आ गई होगी, तो एक बार ये चीज़ देख लेना। देन उसके बाद सेप्रोफाइट्स के बारे में बताया हुआ है। जो अभी जो बात करी हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करी, अब आ रही है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स, ये ध्यान रखना है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी के बाहर जो मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जो फूड मटेरियल उसको ब्रेक डाउन किया जाता है आउटसाइड दी बॉडी। दे आर फंगस, ईस्ट, मशरूम। तीनों नाम याद रखने हैं क्योंकि तीनों ही एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो कोई भी मशरूम भी पूछ सकते हैं, ईस्ट भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए याद होना चाहिए, ठीक है। देन पैरासाइट के बारे में बताया। पैरासाइट आपको मालूम ही है, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें प्लांट पैरासाइट अलग दिया हुआ है और एनिमल पैरासाइट अलग दिया हुआ है। प्लांट पैरासाइट इज कस्क्यूटा, हिंदी में अमरबेल कहते हैं उसको, और एनिमल्स में टिक्स, लाइस, टेपवर्म, लीचेस भी दिया हुआ है इसके अंदर एनसीईआरटी में, ठीक है। देन उसके बाद अमीबा और पैरामीशियम की बात की है कि इससे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे, जो अभी हम बात कर रहे थे पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स के, ये तो आउटसाइड दी बॉडी उनका ब्रेक डाउन होता है। अब आते हैं जिनका इनसाइड दी बॉडी होता है, जिसमें से सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अमीबा और पैरामीशियम की बात की है। अमीबा का फूड इनटेक विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया होता है, जबकि पैरामीशियम में अमीबा क्या है, मूव करता है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम? अमीबा के अंदर जो उसके सीडोपोडिया हैं वो मूव करते हैं, अपने फूड के हिसाब से अपने आप को अरेंज करते हैं, जबकि पैरामीशियम की बॉडी जो है वो स्टिल रहती है। उसके आसपास सीलिया होते हैं, आई मीन स्टिल नहीं रहती, उसका जो जहाँ से उसने खाना लेना है दैट स्पॉट इज फिक्स्ड इन केस ऑफ पैरामीशियम, ठीक है। और खाने को कौन लेके आएगा, क्योंकि वो तो उसके तो सीडोपोडिया है नहीं, तो उसके आसपास सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो खाने को फिक्स्ड स्पॉट तक लेके आते हैं। दिस एवरीबडी नोज, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि हमने ये पढ़ा, ठीक है, यहाँ तक पता है सबको। अब आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स की न्यूट्रिशन में। उसमें हमने सबसे पहली चीज याद रखनी है कि हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है बकल कैविटी में, माउथ में, ठीक है। एंड विच डाइजेशन स्टार्ट? स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट्स। देन देयर इज सलाइवा इन द माउथ which has salivary amylase that converts starch into sugar or into simpler molecule. Yes. Then फिर उसके बाद ईसोफेगस आता है, विच इज द फूड पाइप, जहां पर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ये याद रखना, पूरी एलिमेंट्री ग्लैंड में दिस इज द ओनली पार्ट वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। यस, इट ओनली हेल्प्स इन मूविंग द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसको याद रखना कि किस मूवमेंट से वो खाना नीचे स्टमक तक आता है, राइट। अब स्टमक पे आ गया। स्टमक क्या होता है, जैसे मम्मा वो मिक्सी में मिक्स करती है ना, प्याज मिक्स करती है या एनीथिंग जो भी हम मिक्सी में मिक्स करते हैं, तो स्टमक का काम मिक्सिंग का होता है, जो उसकी मस्कुलर वॉल्स होती हैं उसको हेल्प करती है, ठीक है। अब उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड भी हैं स्टमक के अंदर, वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रेट HCl। HCl के दो फंक्शन है, हमको याद करना है, to kill the germs and to provide the acidic medium. Why that acidic medium is needed in the stomach? For pepsin to convert into pepsin. Yes, which converts, which break down proteins into smaller molecules. So for pepsin, the acidic medium is required. Second हमारा था then pepsin हो गया next gastric gland. Pepsin का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। Then mucus, जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, म्यूकस, उसको जैसे वैसलिन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, ऐसे ही स्टमक के अंदर वैसलिन प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस, जो कि एसिड से उसको प्रोटेक्ट करती है, राइट। अच्छा
अब स्टमक के अंदर एक हमारा एसिडिक मीडियम बन गया। अब स्टमक से खाना जो है किधर आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको एल्कलाइन मीडियम चाहिए, ठीक है। और उसके साथ में ही हमारा वो होता है लीवर होता है। एक ये भी याद रखें, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है। और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड हैं, लीवर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी, कौन से ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं। तो 3 तरह के ग्लैंड प्रेजेंट हैं। मैंने कौन कौन से बताए, पैनक्रियास, ठीक है। अब खाना जब स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है, इट इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर। एक तरीके से एक ढक्कन होता है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर मसल बोलते हैं उसको। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये हमने याद रखना है, ठीक है। नाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है एज कंपैरेटिव टू द कार्निवोर्स। दिस इज बिकॉज द हर्बीवोर्स हैव टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। सो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, बल्कि जो कार्निवोर्स होते हैं जो मीट डाइजेस्ट करते हैं, मीट डाइजेशन इज ईजियर देन दी सेल्यूलोज डाइजेशन। इसलिए कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन छोटी होती है और हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन बड़ी होती है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। हियर द डाइजेशन कंप्लीट्स। जैसे माउथ कैविटी में स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। यस, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या क्या सिक्रीट हुआ। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया तो साथ साथ लीवर से बाइल जूस आ रहा है, ठीक है ना, लीवर से आ रहा है, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होके रहता है जब तक कि खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आता है। जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है बाइल जूस उसमें आ जाता है, वाया दी पैनक्रियाटिक एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में साइमल्टेनियसली आता है बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस। 3 जूसेस प्रेजेंट है, ठीक है, जब खाना वहां पर आया। अब हम देखते हैं कि हर जूस का क्या क्या फंक्शन है। बाइल जूस आया, बाइल जूस का क्या फंक्शन है, इमल्सिफाई, फैट को इमल्सिफाई करना, ये वर्ड आपने याद रखना है। देन एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना, सो दैट जो पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एल्कलाइन मीडियम में काम करता है और पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है। दोनों का काम प्रोटीन डाइजेस्ट करना है ना, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ में ये तो हो गया आपका बाइल जूस का काम। फिर उसके बाद मैं पैनक्रियाटिक जूस पे आती हूँ। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है और लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, जो बच गया, जब इमल्सिफाइड फैट हो गया उसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है ना। देन उसके बाद हमारा क्या चीज़ आती है, पैनक्रियाटिक जूस हो गया। देन इंटेस्टाइनल जूस विच अब वो इंटेस्टाइनल जूस जो है वो अब जितने भी बच गए स्मॉलर, जितना भी पार्शली ब्रेक डाउन प्रोटीन है, फैट है, जो भी चीज़ बच है या स्टार्च है, उसको पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है। जैसे कि एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन इज एमिनो एसिड, जो लास्ट में हमको मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, फैट्स का फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। Then we also know that the small inner line of the small intestine has finger-like projection which are called villi and which helps in absorption of food, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता है एसिमुलेशन क्या होता है, कि जब, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड जो है वहाँ से खाना जो डाइजेस्ट हो गया वहाँ से एब्जॉर्ब करता है, विलाई एब्जॉर्ब करते हैं और फिर खाना वाया ब्लड जो है पूरी बॉडी में यूज होने के लिए जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। यस, एसिमुलेशन समझ में आया। देन उसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर डाइजेशन स्टॉप हो गई। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपने डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया है दैट देयर इज ए पार्ट कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम के अंदर पानी की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। देयर इज नो डाइजेशन बट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज देयर
इन द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज कॉल्ड रेक्टम। तो डायग्रामेटिकली भी पूछ सकते हैं, डायग्राम में आपको ऐसे ऐसे करके दे देंगे, लेबल करके दे देंगे कि ये कौन सा रीजन है, या वाटर कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है उसका बता दीजिए, उसका कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। डायग्राम में अभी नहीं बता रही हूँ, वो आप लोग कर लेना, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अभी तक सबको याद है जो मैंने बताया। उसके बाद बुक के अंदर एक डेंटल केरीज करके लिखा है विच इज़ अ टूथ डिके। टूथ डिके कब होता है? पहले तो डेंटल केरीज में होता क्या है कि हमारा जो इनेबल होता है वो सॉफ्टन हो जाता है, तो हमारी जो अंदर उसके नीचे जो वो है नर्व्स हैं वो एकदम एनवायरनमेंट के उसमें टच में हो जाती है, तो इसलिए हमको सेंसिटिविटी लगती है। ये सुनो, सेंसिटिविटी लगती है जब आप लोगों को, तो आप तो भी बच्चे हो, आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगा, जब हमारे जितने हो जाओगे तो पता लगेगा कि सेंसिटिविटी क्या होती है। उसमें जब हम बहुत ठंडा खाते हैं तो भी हमारे दांत में लगता है, या बहुत गर्म खाते हैं तो भी हमारे दांत में लगता है। सो दैट इज़ डेंटल कैरीज, ठीक है। उसको हम बेसिकली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो शुगर जो है हमारे टीथ पे रह जाता है, और बैक्टीरिया उस शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है। दैट एसिड उस हमारा जो एनेमल है उसको खा जाता है, इसीलिए हमारी जो इनर लेयर है वो एक्सपोज्ड हो जाती है एनवायरनमेंट की। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन पार्ट जो हमको याद रखना है। उसके बाद रेस्पिरेशन आता है। रेस्पिरेशन में हमको मालूम है, हमको एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये तो हमें पता है, तो मैं वो नहीं बताने जा रही। हमने क्या याद रखना है कि हमारा जो ग्लूकोज है विच इज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये हमको मालूम है। दिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। कहाँ पर? कौन सी ऑर्गेनेली में, या कहाँ पर होता है? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म। यस, पायरुवेट फिर आगे उसके 3 पाथवे हैं, अलग अलग तरीके से हर ऑर्गेनिज्म में वो कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करती हूँ, जैसे कि ईस्ट में होता है, ये भी याद रखना है कि पायरुवेट जो है इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, इसमें कन्वर्ट होता है। देयर इज नो वाटर इन दिस। इन केस ऑफ ईस्ट देयर इज नो वाटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड द ह्यूमन बींग्स? कि उसमें हमारे में वाटर रिलीज होता है। पहले तो इथेनॉल का बहुत बड़ा डिफरेंस है, दूसरा उसके अंदर वाटर रिलीज नहीं होता, हमारे इसमें वाटर रिलीज होता है, ठीक है। देन इन केस ऑफ मसल्स, जिसमें उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे को मसल्स में पेन होती है, ठीक है। देन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, उसमें वो ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो यानी कि अगर मैं पूरा ह्यूमन बींग्स का देखूं तो हमारा पहला ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में चेंज होता है इन साइटोप्लाज्म। देन पायरुवेट से वो चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, सो एनर्जी जो रिलीज होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, इसलिए पायरुवेट से एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक है। हाँ, देन अब जो एनर्जी निकल गई, अब ये एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है उसमें इन द फॉर्म ऑफ कॉइन से, एनर्जी करेंसी इसको हम बोलते हैं, तो ये उसमें इकट्ठी होकर रहती है, ठीक है ना, एटीपी की फॉर्म में। यानी कि एडीपी प्लस एनर्जी एटीपी फॉर्म करता है। अब जब मुझे उसमें से एनर्जी चाहिए तो वो टूटता है, एडीपी फॉर्म करता है और एनर्जी रिलीज करता है। समझ आ गई? हाँ, और कितनी एनर्जी रिलीज करता है ये हमको याद रखना है, दैट इज 30.5। एक एटीपी मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है? 30.5 किलो जूल्स पर मोल। ये याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब जब रेस्पिरेशन हो रही है देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यस और नो? तो प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। At night, carbon dioxide elimination is the major exchange of activity, and in daytime, oxygen release is the major event. In case of plants, रात को कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है और सुबह ऑक्सीजन एलिमिनेट होती है, इसलिए बोलते हैं कि रात को प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। देन रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनको पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो लेनी होती है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, है ना,
क्योंकि उनको जो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन लेने में टाइम लगता है, इसलिए उनको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखना है दैट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में रेट ऑफ ब्रीदिंग इज हायर देन दी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। देन जितने भी जो भी ब्रीदिंग का सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें जो भी ऑर्गेन्स है उसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक होती है क्या कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, वो इस तरीके से उनकी शेप होती है, डिजाइंड होते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके उनके अंदर। सेकंड, क्योंकि डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली डिफ्यूजन प्रोसेस से होती है, तो जो भी ऑर्गेन है उसकी आउटर लाइनिंग जो है फाइन होनी चाहिए और डेलिकेट होनी चाहिए। इसलिए जितने भी रेस्पिरेटरी और जैसे हम लंग्स की बात करते हैं उसके आसपास रिब केज होता है, एक प्रोटेक्शन के लिए एक वो बना होता है, सो दैट जो, क्योंकि वो इतना फाइन और डेलिकेट होता है इसलिए वो प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स हमको याद रखनी है दैट दे आर डिजाइन्ड एज सच दैट द सरफेस एरिया गेट्स इंक्रीज्ड एंड दे आर फाइन एंड डेलिकेट। ठीक है, देन एयर इज टेकन थ्रू नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स में क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो फिल्टर करते हैं एयर को, और उसके अंदर म्यूकस भी प्रेजेंट होती है। म्यूकस का काम होता है जो भी डर्ट आ रही है उस डर्ट को एब्जॉर्ब कर लेना, है ना, इसीलिए हम छींकते हैं। इसीलिए हमको नोज को क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना भी डस्ट वगैरह है वो अंदर नोज के अंदर होता है। ठीक है, देन देयर इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो कि इंश्योर करते हैं दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ये याद रखना है हमने, that air passage does not collapse. Then there are alveoli which provide surface area for the exchange of gases. ठीक है, there is always a residual volume of air in the lungs. क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही जब ऑक्सीजन आई या ऑक्सीजन गई उस दौरान लंग्स जो है वो खाली नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो कोलैप्स हो जाएंगे। सो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वहाँ पर, एयर जो है वहाँ पर रहनी चाहिए, क्योंकि आने और जाने में टाइम लगता है ना, ऑक्सीजन आ रही है जा रही है, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी 1 सेकंड तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ कि कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर लंग्स विदाउट ऑक्सीजन रह गए तो हम कोलैप्स कर जाएंगे। सो देर इज मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी लंग्स विच इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, वो कब होती है, जब ऑक्सीजन की एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, सो दैट देर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी absorbed. Then there is respiratory pigment which is called hemoglobin. ठीक है, which has high affinity for oxygen. ये सबको मालूम है ना। ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा that blood is a fluid connective tissue. One more fluid connective tissue is there in our body that is called lymph. So 2 fluid connective tissue है, one is blood and second is lymph. ये आपने याद रखना है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है विच इज़ द फ्लूइड मीडियम, उसका काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना, नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करना। प्लाज्मा का फंक्शन आप लोगों को नहीं आता था, याद है ना आपको, तो ये आपने याद रखना है। ब्लड के अंदर और क्या होता है, आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करते हैं, डब्ल्यूबीसी जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, प्लेटलेट्स जो कि क्लॉटिंग फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्लेटलेट्स अगर हमारी बॉडी में नहीं हुए तो क्या होगा, नो क्लॉटिंग, देयर विल बी ब्लड लॉस विल बी देयर। ठीक है, देन हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, सो दैट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड शुड बी देयर। प्योर और इम्प्योर ब्लड होता है। हमारे को वर्टिब्रेट्स, हम लोग वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, ह्यूमन बींग्स, हमारे को बहुत ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा काम करती है तो हमारे को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी के लिए हमारे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, प्योर ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सो इसलिए हमारी बॉडी में ये अलाउड नहीं होता है कि वो प्योर और इम्प्योर मिक्स हो जाए, इसलिए अलग अलग चैम्बर्स बने होते हैं। ठीक है, अब ये भी याद रखना है कि इम्प्योर ब्लड हार्ट में एंटर होता है थ्रू राइट आर्टरियम। इम्प्योर ब्लड एंटर हार्ट थ्रू राइट आर्टरियम एंड प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर थ्रू लेफ्ट आर्टरियम। ये आपने याद रखना है। देन अब पूरे हार्ट में वेंट्रिकल्स और आर्टरियम होते हैं। वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल्स देन आर्टरियम, ये याद रखना है हमारे को। अब उसमें चैम्बर्स के बीच में वॉल्स होते हैं, वॉल्स which ensure that blood doesn't flow backward। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। अभी मैंने बोला कि ह्यूमन बींग्स का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है
एम्फीबियंस रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एंड फिशेस का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। कि हमें एनर्जी ज़्यादा क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे को अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना होता है, उसके लिए हमारे को हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं है। एम्फीबियन रेप्टाइल्स और फिशेस के साथ ऐसा नहीं है। एग्जाम में फिशेस की जगह वो पाइसेस भी कर देते हैं, तो एक ही मतलब है। पाइसेस बोलेंगे दैट इज द क्लास ऑफ द फिश, वो भी ठीक है, ठीक है। देन फिशेस में जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में हमने ये पढ़ा है दैट द ब्लड मूव्स ट्वाइस, देयर इज डबल सर्कुलेशन, जबकि फिशेस में वंस मूव करता है, इट इज वन सर्कुलेशन देयर एज देयर इज नो सेपरेशन, ठीक है। देन फिर हमारी आर्टरीज और वेन्स आती हैं। आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एंड वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, ठीक है ना। आर्टरीज की थिक वॉल होती है क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर होता है ब्लड का। वेन्स की थिनर होती है, कैपिलरीज की और थिनर होती है। तीनों का कंपैरिजन पूछा जाता है, जिसमें से आर्टरीज सबसे ज्यादा थिकर होती हैं, फिर वेन्स, फिर कैपिलरी, ये याद रखना है आपने, ठीक है। देन एक चीज और मुझे याद आ रही थी, बताते हैं। वॉल्स तो होते हैं, वो दैट इंश्योर्स द बैक फ्लो, वो तो सभी के अंदर होता है। इलास्टिक होती है क्या? आर्टरीज इलास्टिक होती है, चलो ठीक है, वो तो डिफरेंस हो गया ना आर्टरीज और वेन्स। मैं तो मेन पढ़ा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ वो आपको बता रही हूँ जो आपने याद रखनी है। ऐसे बहुत कुछ है पूरे चैप्टर में, ठीक है। देन देयर इज लिम्फ की मैंने बात करी थी, विच इज सिमिलर टू प्लाज्मा, बट क्या डिफरेंस है दोनों में? इट इज कलरलेस, प्लाज्मा इज कलरलेस। sorry lymph is colorless, yes, sorry. Lymph is similar to plasma and contain less protein. It carries, what is the function of the lymph? That it carries digested and absorbed fat from intestine and drain excess fluid from extracellular space back into the blood. क्या मतलब ये है? एक्चुअली क्या होता है कि जब ब्लड मूव कर रहा होता है कैपिलरीज में से, तो उसमें क्योंकि छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो कभी कभी एक्सीडेंटली उसमें से बाहर आ जाता है फ्लूइड पार्ट जो होता है ब्लड का, वो बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? जो टिश्यूज के बीच में स्पेस होती है, ठीक है। तो उसको भी वापस ब्लड में डालना होता है, दैट इज डन बाय द लिम्फ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो एक्सेस फ्लूइड आ जाता है वापस आ जाए, उसको वापस डालना है ना, वो तो निकल गया ना, गलती से एक्सीडेंटली निकल गया, तो उसको वापस भी तो डालना है ना, दैट इज ऑल्सो डन बाय द लिम्फ। समझ में आया लिम्फ का फंक्शन, ठीक है। देन प्लांट्स में किस तरीके से, मैंने बहुत शॉर्ट में ये चीज़ बताई है कि प्लांट्स में 2 स्ट्रेटजी यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, 2 स्ट्रेटेजीज हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन जाइलम में होता है। कौन सा टिश्यू लेके जाता है? दैट इज जाइलम। फर्स्ट, देयर इज डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस बिटवीन रूट एंड सॉइल। द वाटर इज transported upwards because of the difference in the concentration of ions between root and soil. ये सेंटेंस स्टेटमेंट आएगी, which help in movement of water. Second is the transpiration pull. So 2 स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पुल मैंने आपको समझाया हुआ है, जैसे हम पेप्सी पाइप से लेते हैं और कैसे पेप्सी उसके अंदर आती है, उसी तरीके से अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो जब ट्रांसपिरेशन होती है, पानी बाहर निकलता है, अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और पानी ऊपर को मूव करता है। सो 2 स्ट्रेटेजी उसमें हमारी यूज हुई, एक तो डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और दूसरा हमारा ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। देन इज द फूड ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज डन इन फ्लोएम, एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये पता है ना हमारे को? ना बिसाइड फूड ऑल्सो, एक्सफ्लोएम फूड तो ट्रांसपोर्ट करता ही करता है, उसके अलावा एमिनो एसिड और दूसरे सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करता है। सो एमिनो एसिड भी इसके अंदर आपने याद रखना है। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स। फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स, ठीक है। It is achieved by using energy, that is the ATP molecules, which increases osmotic pressure. यानी कि जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत है, that is the ATP, which increases the osmotic pressure, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम
वाटर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर वाले को टिक कर देते हैं. सो देयर इज डिफरेंस. इसके अंदर खाने के अंदर जो खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, जबकि पानी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल और डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. यस. उसके बाद आता है हमारा एक्सक्रीशन पार्ट विच इज द वेरी लेस पार्ट टू बी लर्न. सबसे पहली चीज दैट द किडनी इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन. ये हमें याद होना चाहिए. जो भी वेस्ट हमारा यानी कि यूरिन की फॉर्म में जो वेस्ट आ रहा है दैट इज यूरिया एंड यूरिक एसिड विच हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द किडनी. किडनी में आता है यूरिया एंड यूरिक एसिड, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड एज यूरिन. उसके बाद वेस्ट रिलीज होता है. हमारी किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं उन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं. देन एक चीज़ और याद करने वाली है इसके अंदर. नेफ्रॉन के अंदर जो कलेक्टिंग ट्यूब्स होती है ना, उसके अंदर ट्यूब्स होती हैं नेफ्रॉन के अंदर. वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है. किस किस की रीअब्जॉर्प्शन होती है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड. कि नेफ्रॉन से जो फिल्टर हो गया उसके बाद जो कलेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं उसमें ये रीअब्जॉर्प्शन होती है. ये मेन पॉइंट है इसका याद करने वाला. सो जब हमारी किडनी काम नहीं करती तो डायलिसिस, यू नो एवरीबडी नोज दिस थिंग. ठीक है. अब डायलिसिस और एक्चुअल किडनी में क्या डिफरेंस है? डायलिसिस में पहली बात तो सॉल्यूशन डाला जाता है जो बिल्कुल जैसे किडनी का नेफ्रॉन काम करता है बिल्कुल वैसे ही काम करता है. डिफरेंस ये अभी मैंने आपको बताया कि किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होती है जो कि डायलिसिस में नहीं होती. रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं. ओनली फिल्ट्रेशन पार्ट इज देयर, राइट, जो नेफ्रॉन वाला पार्ट होता है. समझ में आया? हाँ. देन एक चीज और है कि हेल्दी एडल्ट में इनिशियल जो फिल्ट्रेट निकलता है आफ्टर द नेफ्रॉन दैट इज 180 लीटर्स. वहां पे ध्यान रखना कि वो क्या कह रहा है, कि इनिशियल फिल्ट्रेट कह रहा है या फाइनल यूरिन की बात कर रहा है. इनिशियल फिल्ट्रेट इज 180 लीटर्स पर डे. लेकिन चूंकि रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, डक्ट में आ गए तो रीअब्जॉर्प्शन होगी तो 1 लीटर के अराउंड रह जाता है. सो यूरिन जो होता है पर डे इट इज अराउंड 1 लीटर. ठीक है, 1 लीटर और 2. अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लांट्स में क्या होते हैं ये भी हमको याद रखने हैं. रेजिन गम्स तो हमको याद है, रेजिन गम्स हमको याद है. आप ये ध्यान रखें फॉलन लीव्स भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. तो अगर उन्होंने ऑप्शन में ऑक्सीजन वाला भी डाला होगा तो वहाँ आप ये मत होना कि ऑक्सीजन तो यूज होती है. ऑक्सीजन इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स. ठीक है. एक्सेस वाटर इज ऑल्सो द एक्सक्रीट. कौन कौन से बताए मैंने आपको? रेजिन गम्स, फॉलन लीव्स, एक्सेस वाटर, ऑक्सीजन. यस. सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ प्रोसेस.